हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप लोगों का हमारे होम साइंस विद ट्रिक चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोगों को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा में एक चैप्टर रंग पूरा कंप्लीट करा दिया। सेकेंड चैप्टर पुष्प सज्जा, फ्लावर अरेंजमेंट, आपको मैं इसे पुष्प विन्यास भी कहते हैं। मैं आपको वो चैप्टर बता रही हूँ जिसपे मैंने उसमें भी पुष्प क्या होता है, पुष्प की क्या आवश्यकता होती है, हमारे जीवन में उसके क्या महत्व हैं, उसके क्या कला के किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, उस प्लांट फ्लावर अरेंजमेंट करते समय उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, नेक्स्ट पॉइंट अपना स्टार्ट करते हैं। तो आपको आज बताना है पुष्प सज्जा हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री। ये टॉपिक है मटेरियल्स यूज्ड फॉर द फ्लावर डेकोरेशन। जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी तो इसमें यूथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, उस सब को मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। और चैप्टर में से भी जहाँ मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ें भी आपसे पूछूंगी तो आपका क्या होगा, चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वृंदा मैम की बुक और साथ में एक दो बुक और है जिसमें जो टॉपिक सही लगता है उसको मैं ऐड करके आपको बता देती हूँ। तो लिखा हुआ है पुष्प सज्जा हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री, मटेरियल्स यूज्ड फॉर द फ्लावर डेकोरेशन। पुष्प सज्जा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की ज़रूरत होती है। ये तो सही बात है, जब पुष्प सज्जा करना है तो उसकी टहनी को संभालने के लिए, उनके फूल को अरेंज करने के लिए वो एक जगह स्थिर रहें और फिर फ्लावर मुरझाए न, फिर उसको कुछ पिन होल्डर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। आगे चलिए वो देखेंगे। पुष्प सामग्री यथा फूल, पत्तियाँ, कलियाँ, टहनियाँ तो नितांत आवश्यक होती हैं। मतलब फूल को अरेंज करने के लिए आपको फूल, पत्ती, कली, टहनी तो चाहिए। इसके अतिरिक्त सीप, शंख क्या होता है, ये अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे आप देखोगे कोई कोई लोग बहुत घर में जैसे डेकोरेटिव आइटम रखते हैं, तो देखिए जैसे अगर आपने मनी प्लांट लगाया तो एक उसके लिए कांच की आपको जार चाहिए, तो उसमें देखेंगे बहुत लोग क्या करते हैं, पत्थर डालते हैं, सीप डालते हैं, मोतिया डालते हैं। ये क्या होता है, यही सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ उसको सेट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो लिखा है सीप, शंख, पंख, घोंघा, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर आदि का उपयोग सुंदरता बढ़ाने में किया जाता है। कुछ वस्तुओं का उपयोग आधार के रूप में किया जाता है। मतलब आधार का मतलब जहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है उसके जो नीचे जड़ के पास आधार के रूप में किया जाता है। तो कुछ वस्तुओं का प्रयोग क्या कहते हैं, उसको सुंदर, आकर्षण, मोहक बनाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है। मोहक बनाने के लिए जरूरी होता है। कुछ वस्तुएं सहायक सामग्री की तरह काम में लाई जाती है। और अभी आप क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पुष्प सज्जा में उपयोग में लाई जाने वाली सामानें या उपयोग में आने वाली सामग्री। ठीक है। पुष्प सज्जा में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं निम्नानुसार है। नंबर 1 पे क्या है, फूलदान अथवा फूल लगाने के पात्र, फ्लावर पॉट और कंटेनर। फ्लावर पॉट या कंटेनर का भी उपयोग करते, तो वही लिखा है, फूलदान होना चाहिए या तो कोई पात्र होना चाहिए। फूलों को सजाने एवं कलात्मक रूप देने में फूलदानों, पात्रों का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। फूलों को सजाने एवं उसे डिजाइन मतलब कलात्मक रूप देने के लिए किसका, फूलदान और पात्र का सबसे अधिक महत्व होता है और ये आधार भी होता है। ठीक है। क्योंकि इसी में क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं उसे अरेंज किया जाता है। इनमें ऐसी क्षमता व शक्ति होती है, चाहे तो ये पुष्प सज्जा की सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं अथवा इसकी शोभा को घटा सकते हैं। फूल लगाने के पात्र को गुलदान, गमला या गुलदस्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलदान कहते हैं, गमला कहते हैं और गुलदस्ता कहते हैं। पहले फूलदान नहीं, पहले गुलदान ही था, इसी को आगे करके क्या कर दिया गया, फूलदान कर दिया गया। आजकल विभिन्न आकार, रंग, रूप, आकृति, बनावट, डिजाइन के फूलदान बाजार में उपलब्ध है। फूलदान विभिन्न पदार्थों के बने होते हैं, जैसे शीशा, धातु, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। और इसमें से भी आप शीशा के जो सॉफ्ट फूल होते हैं, जो उनके जिसका टेक्सचर सॉफ्ट होता है ना, उसके लिए क्या होता है, सॉफ्ट प्रकार के क्या होते हैं जरूरत। शीशा जैसे गुलाब के लिए किस धातु की जरूरत होगी, तो शीशे के उसकी जरूरत होगी, पदार्थ की। और धातु किसके लिए, जो धातु के बने हुए रहते हैं, तो वो किसके लिए, जो फूल देखने में थोड़े हार्ड लगते हैं, कठोर टाइप के लगते हैं, जिसका पोस्चर क्या होता है, टेक्सचर जिसका क्या होता है, सॉरी, जिसका टेक्सचर कठोर टाइप का दिखता, हार्ड टाइप का दिखता, उनके लिए धातु के बने फूलदान का उपयोग किया था। आपने पीछे देखा था। वैसे आजकल सुंदर रंगों और डिजाइनों में प्लास्टिक के फूलदान उपलब्ध होने लगे हैं। मिट्टी के बने छोटे छोटे चिकने घड़े, सुराही या हांडी के सुंदर रंगों में रंगकर चित्रकारी करके फूलदान दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग DIY करते हैं, तो आजकल बॉटल में
कंटेनर में किसी भी चीज़ को क्या किया जा रहा है, यूज़ में लिया जा रहा है। गमलों में भी फूलों को सजाकर कमरे, आंगन एवं बरामदे में रखे जाते हैं। देखिए ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं, तो फूलदान है, यार कह सकते हैं फ्लावर पॉट है, ठीक है, और कंटेनर है जिसमें इसको अरेंज करना है। फूलदान विभिन्न आकृति के मिलते हैं, जैसे ऊंचे, चपटे, नीचे, लंबे, गोल, अंडाकार, चौकोर, बेलनाकार, तंग मुंह वाले, त्रिकोण, जानवरों के आकार के, पक्षियों के आकार के, मतलब विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। अगर नहीं मिलते तो आजकल तो लोग DIY करके उसे क्या करते हैं, बना लेते हैं वैसा जैसा वो चाहते हैं। आगे है आपका पुष्प। फूलदान के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। आपने अभी तक क्या कहा, फूलदान मतलब जिसमें आप अरेंज करेंगे तो उसे क्या गुलदान, गुलदस्ता और गमला भी कहते हैं। ये शीशे का होता है और पोर्सलिन, चांदी, धातु, मतलब बहुत पीतल, अनेक अनेक धातुओं का होता है। जो शीशे का जो सॉफ्ट फूलदान होते हैं, वो जो टेक्सचर सॉफ्ट टेक्सचर वाले फ्लावर्स होते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। जो कठोर धातु के बने होते हैं, दिखने में कठोर टाइप के लगते हैं, तो जो नेक फूल होते हैं उसके, जिसको उसमें अरेंज करना होता है, उनका भी टेक्सचर क्या होता है, कठोर टाइप का देखने में होता है, तो उस फूलों को उसमें अरेंज किया जाता है। अगला है फूलदान के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। फूलदान के चयन में निम्न बातों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। नंबर 1, पुष्प सज्जा किस शैली में की जानी है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय शैली का प्रयोग किया जा रहा है, देसी का कि विदेशी का, तो किस शैली का प्रयोग किया जा रहा है। शैली के अनुसार, जैसे आपने पीछे बहुत सारी शैलियाँ पढ़ी थी ना, कॉलोनियल या था, जैसे 18वीं शताब्दी की कहते हैं, 20वीं सदी की, बहुत सारी शैलियाँ थी। जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें जब बदलने लगी थी। अमेरिका की शैली में क्या प्रयोग किया जा रहा है, कॉलोनियल शैली में क्या, जापानी में क्या प्रयोग किया जा रहा है, भारतीय में क्या किया जा रहा है। 20वीं शताब्दी जो प्रेजेंट टाइम, उसमें क्या किया जाए कि 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन 20वीं शताब्दी है, उसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है। तो उसी हिसाब से जैसे आप देसी और विदेशी में भी कह सकते हैं कि किस शैली का प्रयोग किया जा रहा है और किन फूलों का प्रयोग किया जाता है। पुष्प सज्जा किस स्थान पर की जानी है। जैसे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस, जैसे आंगन में करनी है, या आपके डाइनिंग रूम में करनी है, कि आपके ऑफिस में करनी है, कि होटल पे करनी है, कि मेज पे करनी है। दिया था ना मेज पे, जैसे मेज पे कौन से छोटे छोटे पात्र की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको कहीं जैसे लिविंग एरिया में रखना है तो बड़े पात्र, सुराही नुमा आकार के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। सब चीज़ें आपने देखी थी पीछे। वो फिर से मैं ये चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको रिवाइज फिर से करा दूंगी, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। जिन लोग अपना रिवीजन करना चाहते हैं वो हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। फिर पुष्प सज्जा हेतु कितनी मात्रा या संख्या में पुष्प सामग्री उपयुक्त की जानी चाहिए। आपने देखे थे ना कि 2 या 3 रंगों का प्रयोग करना चाहिए पुष्पों में, या 3 से 4 रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा फूलों या पुष्पों रंगों का क्या करना चाहिए, भीड़ नहीं करना चाहिए। कंट्रास्ट रंग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, फूलों के में क्या होता है, देखने पे वो अट्रैक्ट लगते हैं, वो हमको आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी है कि एक मेन जो सेंटर में फूल होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए, चटक होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, देखने में आकर्षण लगना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको कितनी संख्या में और किस प्रकार का फूल उपयोग करना है। नेक्स्ट है फूलों के रंग, रूप, आकार, भार किस प्रकार का है। मतलब वही कहने का मतलब कि मतलब हल्के फूलों को कली के ऊपर डंडियों में प्रयोग, कली का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, जो बड़ा फूल है हैवी उसे कहाँ सेंटर में प्रयोग करना चाहिए, पत्तियाँ कहाँ मोटी रखनी चाहिए, तो सॉरी जो डंडियाँ होती हैं उसको कहाँ मोटा, ब्रांचेज जो निकाले जाते हैं तो वो कहाँ पतले होने चाहिए, क्या हाँ मोटे होने चाहिए, तो आधार पे मोटा होना चाहिए, ऊपर जाते थे पतला हो जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, छितरा जाना चाहिए, हल्का सा झुका होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई थी, वही सब चीज़ें क्या किया गया वहाँ पॉइंट में बता दिया गया है। फूलों की सज्जा हेतु कितनी मात्रा संख्या मतलब पुष्प होना चाहिए, फूलों के रंग, रूप, आकार, भार किस प्रकार का है, क्वेश्चन मार्क दिया है तो लिखिए फूलदान का रंग इस प्रकार का होना चाहिए कि फूलों का रंग खिल उठे। जैसे देखिए अगर फूलों के लिए क्या होता है, व्हाइट कलर का जो फूलदान होता है उस पर किसी प्रकार की ज़्यादा डिजाइन नहीं होनी चाहिए। डिजाइन करने से क्या होगा कि जो आपकी फूल की शोभा है वो छिप जाएगी, और जो आपका पॉट्स अगर बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा चमकदार या बहुत ज़्यादा उस पर स्टोन वगैरह लगे रहेंगे तो क्या होगा, उससे फूल की सुंदरता छुप जाती है। इसलिए क्या होता है, सिंपल फूलदान में फूल जो अरेंज किया था वो ज़्यादा सुंदर लगता है। आप अगर बड़े बड़े होटलों में या कहीं भी देखिए व्हाइट कलर के प्लेन से फूलदान या कांच के प्लेन से फूलदान, उसमें फूल ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है, तो वो हमारी आंखों को क्या करता है, ज़्यादा अच्छा लगता है और बल देने का काम करता है। तो वो जो अरेंज होता है, फ्लावर अरेंज जो विन्यास होता है, वो हमारी आंखों को बल देने का काम करता है। और बल क्या होता है आप जान ही रहे हैं, ठीक है, ये सिद्धांत होता है, सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो देता है कि कहा गया कि फूलदान का रंग इस प्रकार का होना चाहिए कि फूलों का रंग खिले उठे, दबे नहीं। एक सादे फूलदान में फूल अधिक आकर्षक दिखते हैं। देखिए यही चीज़ दिया आपको, मैं बताई थी अभी कि ज़्यादा चटक मटक या ज़्यादा डेकोरेटिव फूलदान का उपयोग अगर आप करेंगे तो आपकी जो फूल की शोभा है वो छुप जाएगी। इसलिए सादे फूलदान का अगर उपयोग करेंगे तो जो वो फूलदान में जो आपने फ्लावर्स अरेंज किया है वो ज़्यादा खुल के दिखेंगे।
तो आकर्षक दिखते हैं। कुछ कुछ सफ़ेद क्रीम हाथी दांत जैसे रंग आइवरी क्रीम है मिट्टी के रंग के फूलदानों में फूल उपयुक्त पृष्ठभूमि में मिलते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि देखेंगे आप बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे अगर, और अगर बहुत लोग जिनको ये सब चीज़ों का ज्ञान होता है उनके घर में आप ऐसे ही मतलब फॉल के जो फ्लावर पॉट्स होंगे ऐसे ही देखेंगे, वाइट देखेंगे, क्रीम देखेंगे, आइवरी कलर, हाथी दांत आप समझ रहे होंगे, आइवरी कलर, क्रीम कलर, मतलब ऐसे प्लेन देखेंगे जो थोड़ा सा बहुत चटक न रहे। अधिक सुंदर फूलदान या चटक रंगों के फूलदान से पुष्प सज्जा आकर्षण नहीं लगती। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि दर्शक का ध्यान पुष्प सज्जा की बजाय फूलदान पर चला जाता है। ठीक है, आप समझे ये बात। नेक्स्ट है 5वां नंबर, हल्के रंग के फूलों के साथ गहरे रंग के फूलदान शोभते हैं। अगर आपने हल्के रंग के फूल का प्रयोग किया तो गहरा फूलदान होना चाहिए। वही क्या कहने का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री करक, पूरक कलर की बात कर रहा है, कंट्रास्ट कलर की बात कर रहा है। ये सब कंट्रास्ट की टाइप है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह गहरे व चटक रंगों के फूलों के लिए हल्के रंग व कम अलंकरण युक्त फूलदान ही अच्छे लगते हैं। ऊंचे फूलदान दीवार के उस भाग के सामने फपते हैं। ऊंचे फूलदान, ध्यान दीजिएगा, ऊंचे फूलदान दीवार के उस भाग के सामने फलते हैं जिसकी ऊंचाई चौड़ाई में अधिक हो। मतलब कहने का मतलब कि दीवार की क्या हो, दीवार की ऊंचाई अधिक हो। दीवार की मतलब ये जो चीज़ है ये ऊंचाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, लंबे फूलदान अच्छे लगते हैं या ऊंचे फूलदान अच्छे लगते हैं। परंतु इनमें पुष्प विन्यास नेत्रों के स्तर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपके आँख के पैरेलल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको सिर ऊंचा करके देखना पड़े, नहीं, वही कहने का कहा गया है कि वही नेत्रों के स्तर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। ऊंचे फूलदान दीवार के उस भाग के सामने फपते हैं, बता दिया। नेक्स्ट है, कमरे के रंग की योजना के अनुसार फूलदान का चयन किया जाना चाहिए। हल्के रंग के फूलदान में श्वेत पुष्पों की सज्जा शांति, शीतलता, आनंद का अनुभव करती है। नेक्स्ट है, खाने की मेज पर उथले फूलदान लगाना चाहिए। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि खाने की मेज पर आपकी जो डाइनिंग टेबल है उस पर किस प्रकार का फूलदान अच्छा लगेगा, तो आप बताएंगे उथले फूलदान। किस प्रकार के फूलदान, तो कहेंगे उथले फूलदान लगाना चाहिए, ताकि भोजन करता एक दूसरे को देख सके, बातचीत कर सके। साथ ही भोजन परोसते समय हाथ में से लेकर फूलदान नहीं गिरे, मतलब ज़्यादा ऊंचा रहेगा तो गिर जाएगा, उथला रहेगा, हल्का रहेगा तो क्या होगा, आपने खाना सर्व करना है, इधर उधर उठाना है चीज़ें, या एक दूसरे को देखने में क्या होगा, आसानी होगी। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि खाने के मेज पर उथले फूलदान होते हैं। जो कमरा ऊंचा होता है, जिसकी दीवारें लंबी होती है, उन्हें क्या होता है, ऊंचे फूलदान रखना चाहिए। ऊंचे तो रखना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेत्र की ऊंचाई से ज़्यादा न हो। यदि औपचारिक पुष्प सज्जा करनी है तो कांच के चिकने धरातल वाले फूलदान का चुनाव करना चाहिए। औपचारिक, आपको मैंने बताया था ना, औपचारिक क्या होता है, जिस टाइप का मतलब बाएं साइड में आपने जिस टाइप की अलंकरण किया है वही चीज़ बिल्कुल सेम दाएं साइड में भी होना चाहिए। यही क्या होता है, औपचारिक पुष्प सज्जा कहते हैं, या किसी प्रकार की औपचारिकता के अंदर आता है। औपचारिक पुष्प विन्यास में खुरदुरे चपटे नीले तल वाले फूलदान उपयुक्त रहते। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, खुरदुरे चपटे एवं नीचे तल वाले, खुरदुरे चपटे एवं नीचे तल वाले फूलदान क्या होते हैं, औपचारिक पुष्प सज्जा में अच्छे लगते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो दोनों साइड सेम करना होता है, इसमें सेम मतलब सिमिलर चीज़ों की जरूरत होती है, इसलिए क्या होना चाहिए, चपटे और नीचे तल वाले होने चाहिए। नेक्स्ट है टहनी होल्डर। आपने अभी तक फूलदान देखा था कि किस प्रकार के वॉश का प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें लिखा है कि फ्लावर पार्ट कैसे होने चाहिए, तो वो जो धातु के होने चाहिए, शीशे के होने चाहिए। तो शीशे किसके लिए शीशे का यूज़ करना चाहिए, जिसके टेक्सचर, जिन फूलों के टेक्सचर सॉफ्ट दिखते हो, नरम दिखते हो, कोमल दिखते हो, उनके लिए शीशे के नाजुक फूलदान का प्रयोग किया था। जिन जिन फूलों के टेक्सचर कड़े दिखते हैं, कठोर दिखते हैं, जैसे डहलिया का फूल हो गया, इत्यादि चीज़ों के जो फूल होते हैं, इनके लिए क्या किया जाता है, तो फूलदान जो होता है वो धातु के बने उपयोग करना चाहिए, क्योंकि फूलों का जो टेक्सचर होता है वो कठोर दिखता है। आगे आपने क्या देखा कि जो फूलदान होते हैं ज़्यादा चटक नहीं होने चाहिए। आप फूलदान हमेशा क्रीम कलर के, वाइट कलर के, आइवरी कलर के, इन सब कलर का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो फूल की सुंदरता है वो ज़्यादा शोभेगी। ठीक है, और अगर आपने हल्के रंग का फूल लिया है तो डार्क रंग का फूलदान लेना चाहिए, डार्क कलर का फूलदान है तो हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, रंग के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। कला के जो तत्व रंग है उसका उपयोग किया गया। क्या उसमें भी कौन से रंग का उपयोग किया गया, तो आप कहेंगे कंट्रास्ट, जो रंग योजना में जो कंट्रास्ट कलर स्कीम है उसका उपयोग किया गया है। उसमें एक उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री योजना है जिसे पूरक रंग योजना कहते हैं, वो उसके आधार पर इन चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, और आपने देखा कि खाने वाली मेज पे उथले फूलदान रखने चाहिए, और ऊंची दीवार वाले, मतलब घर की दीवार अगर ऊंची है, जो दीवार होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऊंची हाइट में ऊंचे
फूलदान रखने चाहिए, लेकिन इतने होने चाहिए कि आपके आँख के, आपके नेत्र के सिमिलर हो उनकी ऊंचाई। इतनी चीज़ें आपने समझ ली। औपचारिक फूलदान कैसा होना चाहिए, तो खुरदरी होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए और नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हम आशा करते हैं कि आपने हर पॉइंट को समझ लिया होगा। नेक्स्ट आता है टहनी होल्डर, जिसे स्टेम होल्डर कहते हैं। टहनी होल्डर का मतलब जो टहनियाँ होती है उसको सुचारू रूप से, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये जो टहनी है, आपने फ्लावर अरेंज किया, मान लो ये आपने इसमें फ्लावर अरेंज किया, ठीक है, आपने मान लीजिए इसमें फ्लावर अरेंज किया, तो जो ये टहनी होती है, इसी का टहनी होल्डर क्या होता है, इसको इसी शेप में रखने के लिए जो जो आपको दिखे नहीं, जो अपारदर्शी चीज़ों का प्रयोग करके इनके शेप को बिल्कुल सीधे जैसे चाहे वैसे रखना। आपने देखा था ना ज्यामितीय में क्या हो रहा था, त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखी चीज़ें थी ना, तो वही कहने का मतलब इसको इस आकार में रखने के लिए जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं, टहनी होल्डर या स्टेम होल्डर कहते हैं। टहनियाँ क्या है, यही सब टहनियाँ हैं। तो ये कुछ देर तक ये इस आकार में रह सकती हैं क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो जब आपने इसे तोड़ दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जो है चीज़ें, मतलब इसके अंदर का जो जल है वो धीरे धीरे सूखता है, तो ये क्या होता है, ये मुरझा के झुकती जाती हैं। तो उसको 1-2 दिन तक ऐसे ही रखने के लिए क्या किया था, कुछ चीज़ों का उपयोग किया जाता है, कुछ कृत्रिम चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उन्हीं को देखिए आगे इसमें क्या क्या चीज़ें उपयोग की गई हैं। तो पुष्प सज्जा को मजबूती प्रदान करने, टहनियों को बांधे रखने एवं सहारा प्रदान करने की, देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है कि उसको मजबूती, क्योंकि क्या होता है आपने देखा है जब आप टहनी फूल को तोड़ो कुछ देर बाद क्या होते हैं, वो मुरझाने लगते हैं। तो वही चीज़ है कि उनको क्या करने के लिए, चिकने मतलब कहना है कि उनको बांधे रखने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, उनको सहारा प्रदान करने के लिए टहनी होल्डर का उपयोग किया जाता है। टहनी होल्डर विभिन्न प्रकार के होते हैं। पिन पॉइंट टहनी होल्डर तथा हेयर पिन होल्डर्स अच्छे माने जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पिन पॉइंट होल्डर और हेयर पिन होल्डर क्या होता है, अच्छे माने जाते हैं। स्टेम होल्डर में कौन से होल्डर अच्छे माने जाते हैं, तो आप बताएंगे पिन पॉइंट होल्डर एंड हेयर पिन होल्डर सबसे अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। टहनी होल्डर को नरम मिट्टी, मोल्डिंग क्ले या गर्म मोम से फूलदान में चिपका दिया जाता है। जो टहनी होल्डर होता है, स्टेम होल्डर को कैसे उपयोग किया जाता है, तो नरम मिट्टी जिसे मोल्डिंग क्ले या गर्म मोम से फूलदान में चिपका दिया जाता है। इनके सूख जाने के उपरांत ही पुष्प सज्जा की जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये आपका पॉट है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पूरी हल्की मिट्टी गीली भर देंगे, ठीक है, या क्या करेंगे इसमें मोम भर देंगे। फिर जब ये सूख जाएगा तो इसी में सारी चीज़ें खोस देंगे, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि इनमें सूख जाने पे पुष्प सज्जा की जाती है। टहनी होल्डर धातु के बने होते हैं। इनकी निचली सतह चपटी होती है तथा इसके ऊपरी सतह पर पिन जैसे उभार होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे विभिन्न टाइप के दिया हुआ है। स्टेम होल्डर देख लीजिए, विभिन्न टाइप के दिया हुआ है। तो वही लिखा है कि जो टहनी होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं। और क्या होता है, उनकी सतह पिन में उभार होता है, तभी तो वो अगर उसमें पिन में उभार नहीं होगा तो किसी चीज़ के अंदर कैसे जाके फंसेंगी। तो वही कहने का मतलब इन्हीं की सहायता से फूलों एवं टहनियों को लगाकर दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान की जाती है। टहनी को बांधने हेतु लोहे के पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रंगों के पारदर्शी प्लास्टिक के फीते भी टहनियाँ को बांधने में प्रयुक्त किए जाते हैं। टहनी होल्डर का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये बाहर से नहीं दिखे। आपको पहले भी मैंने बताया था, जो आपने पुष्प विन्यास करने की कुछ सतर्कता थी तो उसमें था कि क्या होना चाहिए, ये दिखने नहीं चाहिए। अगर ये दिखेंगे तो क्या होगा, वो जो आपने पुष्प विन्यास किया है वो उसकी जो आकर्षण है क्या वो कम हो जाएगा, उसका अट्रैक्ट लगना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फूल पत्तियों से टहनी होल्डर को अच्छी तरह ढक देना चाहिए। सीप, घोंगा, मोती, पंख, चिकने पत्थर में भी से भी होल्डर्स को ढका जा सकता है। आजकल डलियां, सूप, बांध की बनी छोटी टोकरी, तार की जाली, तस्तरी आदि में भी पुष्प सज्जा की जाती है। इनमें चिकनी मिट्टी या गर्म मोम फैलाकर टहनी होल्डर को लगाया जाता है। वही कहने का मतलब पूरा पात्र में क्या किया था, चिकनी मिट्टी या जो मोम होता है उसको फैला दिया जाता है। जब वो सूख जाएगा, मिट्टी है भाई, उसमें आपने देखा था कि जो पिन स्टेम होल्डर होना चाहिए नीचे कैसा होना चाहिए, तो पिन की तरह उसमें उभार होना चाहिए। देखिए देख रहे, देखिए सब पिन लगे हुए हैं। ये क्या होगा, जब आपने क्या करना, जब इसको आपने इसमें प्लांट, जब आपने स्टेम को उस तार में सहारा देकर उसमें डालेंगे, मतलब जब गाड़ेंगे तो क्या होगा, वो आराम से सेट हो जाएगा।
इनमें चिकनी मिट्टी अगर मोम फैलाकर टहनी होल्डर को लगाया था, फिर फूलों को मनचाहे शैली से सजाया जाता है। फूलों को सहारा देने के लिए पतली छड़ी का भी उपयोग किया जाता है। पुष्प सज्जा को प्राकृतिक सौंदर्य देने के लिए मोहक प्रस्तुति के लिए कुछ पत्तियों की कलात्मक रूप में बिखेर दिया जाता है। ठीक है, आपने समझ लिया। अब तक आपने क्या समझा, पॉट्स कैसा उपयोग करना है, और दूसरे नंबर पर आपने क्या जाना कि टहनी होल्डर जिसे स्टेम होल्डर कहते हैं वो कैसा होना चाहिए। और आप ये देख क्या रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मतलब पुष्प विन्यास करने में जो सहायक सामग्री है वो चीज़ें आप अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है नरम मिट्टी, रेत और प्लास्टिक सीन, मॉडलिंग क्ले, सैंड एंड प्लास्टिसीन। ठीक है, जब फूलों की डालियां उथले तस्तरी या उथले पात्र में सजाना होता है तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये फूलों, घासों, टहनियों आदि को कसकर पकड़े रहता है तथा गिरने से रोकता है। कभी कभी पिन होल्डर को भी स्थिर करने में इसका उपयोग किया था। अभी आपको मैं ऊपर बताई थी कि जो इस पात्र में, जैसे मान लीजिए एक उथला पात्र आपने लिया है, ठीक है, ये क्या किया आपने, एक उथला पात्र लिया है, तो इसमें ऐसे मान लीजिए है, इसमें आपको क्या करना है, फ्लावर अरेंज करना है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये अंदर है मतलब इसकी टहनी, तो ये टहनियाँ अंदर जाके किस चीज़ में सेट होंगी, तो वही है कि इसमें क्या गीली क्ले मट्टी भर दीजिए या तो मोम डाल दीजिए और उसको सूख जाने दीजिए। फिर ये ला के इधर नीचे पिन के आकार का इसमें पिन होगा, मतलब पिन लगे होंगे उभरे हुए, तो आप ला के जब इसमें सेट करेंगे जैसे जिस आकार में, वो आके इसमें क्या होता जाएगा, सेट होता जाएगा। आपने फूल लगाना है तो फूल लगा दो, पत्तियाँ सेट करनी है पत्तियाँ सेट कर दो, और आपका यही क्या कहलाता है, पुष्प विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो वही नरम मिट्टी, रेत, प्लास्टिक की बात की जा रही। सुईदार होल्डर, निडल और पिन होल्डर्स, इनका उपयोग फूलदानों में फूलों को व्यवस्थित करने में किया जाता है। ये विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। अगला है कैंची, चाकू, ब्लेड, सीजर्स, नाइफ्स एंड ब्लेड्स, फूलों की टहनियों, प्लास्टिक के फीते, डंठलों, तारों आदि को काटने के लिए जरूरी होते। आप पहले देखे थे ना, फूलों को क्या करना चाहिए, हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। आपने देखा था ना उसमें वर्ज्य था, क्या क्या निषेधक, कौन कौन काम कैसे कैसे नहीं करना चाहिए, तो उसमें था फूलों को हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब कि डंठियों को हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए, उसको चाकू से या किसी धारदार सामग्री से काटना चाहिए। वो भी कैसे काटना चाहिए, तो तिकोना, तिरछे काटना चाहिए। चीज़ आपने देखा था ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, फूलों की टहनियों को प्लास्टिक के फीते, डंठलों, तारों आदि को काटने के लिए जरूरत पड़ती है। फूल टहनियों की तेज ब्लेड या चाकू से काटनी चाहिए। आधार, बेस के लिए क्या जरूरत पड़ती है, तो फूलदान की सुंदरता बढ़ाने, उसके नीचे के धरातल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आधार का उपयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट है। आधार का उपयोग क्या होता है, तो फूलदान की सुंदरता बढ़ाने तथा नीचे के धरातल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आधार का उपयोग किया जाता है। आधार के रूप में लकड़ी, पत्थर, पीतल का स्टैंड, चटाई आदि का उपयोग किया जाता है। फूलदान को स्टैंड पर रखने से उसके ऊपरी भाग के वजन का प्रभाव ठीक रहता है। पूर्वी देशों में मुख्य काले रंग के हल्के स्टैंड प्रयुक्त किए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि पूर्वी देशों में मुख्यतः किस रंग के आधार बेस का उपयोग किया जाता है, तो काले रंग के। किस रंग के, तो आप यहाँ देख सकते हैं काले रंग के हल्के स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। आधार रूप में लकड़ी, पत्थर या शीशे का भी उपयोग किया जाता है। लकड़ी के टुकड़ों को विभिन्न आकारों में काट कर भी आकार बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर पे सीप, घोंघा, मूंगा, स्टारफिश, पत्थर, शंख आदि। आपने देखा था ना चीज़ों को छुपाया कैसे जा, जैसे आपने उसमें पिन लगाया था, पिन होल्डर, तार, टेप इत्यादि लगाया था, और आधार का प्रयोग करना। इन चीज़ों से क्या होता है, उन चीज़ों को छुपाकर सुंदर अट्रैक्ट लगने, मतलब इन चीज़ों का उपयोग क्या, सुंदरता बढ़ाने में किया जाता है। सीप, घोंघा, मूंगा, स्टारफिश, पत्थर, शंख आदि का उपयोग उपसाधनों, एसेसरीज के रूप में किया जाता है। ये फूल सज्जा की सुंदरता और आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं। वही मैं आपको बताइए भी कि क्या होता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चीज़ें दिखे न, जो हम अंदर से आपको चीज़ होल्ड करने के लिए जो ये सामग्रियां उपयोग कर रहे हैं वो दिखे नहीं, तो इसके लिए भी इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। मगर इनका प्रयोग करते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वे फूलों के साथ मिलकर एक इकाई का निर्माण करें, अलग से न दिखे, मतलब ऐसा हो कि लगे कि वो उसी का, जिस पुष्प विन्यास में हमने उपयोग कर रहे हैं वो उसी का एक पार्ट है, उससे अलग न दिखे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पुष्प व्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। देखिए मैं आपको प्रत्येक टॉपिक बुक से कोई एक ऐसी लाइन तक नहीं छोड़ रही हूँ और हर लाइन बाय लाइन आपको समझा रही हूँ। आपके पास अगर किताब भी नहीं तो आप बिना टेंशन आराम से बस वीडियो को देखते जाओ, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये बुक वृंदा मैम की है, मैं इसके साथ और भी किताबों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। इसके बाद जो टॉपिक दूसरी बुक में दिया होगा मैं वो आपको उसको भी दिखाऊंगी।
पुष्प व्यवस्था के प्रकार देखिए, जैसे शैलियाँ मैम की बुक में नहीं दिया है कि अमेरिकन शैली में कैसे पात्र का उपयोग करते हैं, क्या होता है, कॉलोनियल शैली में 18वीं सदी की शैली, जापानी शैली, ये सब चीज़ों का मैम की बुक में नहीं है, लेकिन वो पिछली बुक में था जिसमें मैंने आपको दिखाया था। वैसे ही कुछ टॉपिक और उसमें एक्स्ट्रा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। व्यक्ति की दिलचस्पी फूलों के प्रति काफ़ी बढ़ी है, ये आप टाइप देख रहे हैं। आज पुष्प व्यवस्था गृह सज्जा का अभिन्न अंग बन गया है। सामान्यतः पुष्प व्यवस्था निम्नांकित प्रकार की होती है। रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था, फ्लावर अरेंजमेंट इन लाइन डिजाइन, ठीक है, रेखीय डिजाइन में। दूसरा है समूह शैली में पुष्प व्यवस्था, फ्लावर अरेंजमेंट इन मास स्टाइल। लघु पुष्प व्यवस्था क्या है, मिनिएचर फ्लावर अरेंजमेंट। नेक्स्ट है मिली जुली पुष्प व्यवस्था, कॉम्बिनेशन फ्लावर अरेंजमेंट। 4 प्रकार की जो पुष्प की व्यवस्था के प्रकार है वो कितने हैं, 4 प्रकार हैं। पुष्प व्यवस्था के प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है पुष्प व्यवस्था के प्रकार, और कितने हैं, तो पहला क्या है, रेखीय। दूसरा क्या है, समूह। तीसरा क्या है, लघु, मतलब लघु का मतलब छोटा, समूह का मतलब जिसमें ग्रुप में फूल होगा, रेखी का मतलब लाइन के आकार के, ठीक है, मिली जुली, हर रंग हर चीज़ का प्रयोग, ठीक है, मिली जुली। यही 4 है, ठीक है। क्या है, एक क्या रेखी, दूसरा समूह में, तीसरा लघु, चौथा मिली जुली। अब आप देखिए रेखी डिजाइन में क्या लिखा है, फ्लावर अरेंजमेंट इन लाइन डिजाइन। यह पुष्प व्यवस्था पूर्वी एवं पश्चिमी शैली का मिला जुला रूप है। यह पुष्प व्यवस्था कैसी है, पुष्प पूर्वी मतलब कहने का है कि पूर्वी एवं पश्चिमी मतलब पूर्वी और पश्चिमी शैली का क्या है, ये मिला जुला रूप है। पश्चिमी मतलब सब समझ रहे, नॉर्दर्न एरिया, जो मतलब विदेशी शैली का ये कहा गया है। पूर्वी एवं पश्चिमी शैली का मिला जुला रूप है। इस व्यवस्था में फूलों, पत्तियों, टहनियों, अन्य सामग्री को रेखी डिजाइन में इस तरह से सजाया जाता है कि पौधे की वृद्धि की सुंदर, आकर्षण, विशिष्ट रेखाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। आप देख रहे हैं एकदम रेखा, ये चीज़ आपको लाइन दिख रही है, एक रेखा के रूप में लग रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ जा रहा है, तो ये क्या, ये रेखीय डिजाइन है। तो देख इसमें इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो पूर्वी एवं पश्चिमी देशों का ये मिला जुला रूप है, ठीक है। पूर्वी देशों में भी इनका प्रयोग किया जाता है और पश्चिमी देशों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो ये आकर्षण, विशिष्ट रेखाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके। रेखाओं के उपयोग द्वारा किसी भी आकार में, जैसे अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, समांतर, वक्र आदि पुष्प व्यवस्था की जाती है। ये ज्यामिति भी कह सकते हैं, ठीक है, ये ज्यामिति भी हो सकती है। रेखाओं का प्रयोग किया जाए, रेखाओं के प्रयोग से ही क्या होता है, आकार का निर्माण होता है। आपको मैं जब तत्व और डिजाइन बताऊंगी तो उसमें चीजें बताऊंगी। तो लिखा अर्धचंद्राकार मतलब चंद्र पूरा ऐसे होता है, अर्ध कैसे होता है, आधा चांद कैसे खिलता है, ऐसे खिलता है ना, तो देखिए ऐसे करके आधा चांद, ट्रायंगल के शेप में, और समांतर, वक्र कह रहा है तो वक्र ऐसे हो सकता है। तो ये सब क्या क्या रेखाओं का प्रयोग करके जिन डिजाइन का निर्माण हो, देखिए आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है यथार्थ में पुष्प व्यवस्था कम समय में की जाने वाली सर्वाधिक सुंदर व्यवस्था। इसमें कम पुष्प सामग्री तथा फूल, पत्तियां, टहनियां आदि का प्रयोग होता है तथा सज्जा अत्यंत ही आकर्षण, मनोहारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण होती है, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे क्या है, रेखी व्यवस्था करते समय सज्जाकर्ता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने तो देख लिया कि पुष्प व्यवस्था कितने प्रकार की है, तो 4। एक क्या है रेखी, दूसरी क्या है समूह, लघु और मिली जुली। आपने रेखी में क्या देखा, इसमें क्या, ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशों का मिला जुला रूप है। इनमें क्या होता है, रेखाओं का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण किया जाता है, जैसे अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, चंद्राकार, वक्र, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किन किन चीजों का, बातों का ध्यान क्या रखना है, तो इसमें दिखा है कि इसमें प्रयुक्त की जाने वाले फूलों, पत्तियों, टहनियों की गुणवत्ता का श्रेष्ठ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, टहनियों की गुणवत्ता श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसमें पुष्प सामग्री की गुणवत्ता पर बल दिया जाना, न कि मात्रा पर। इसमें देखिए क्या लिखा, पुष्प व्यवस्था की गुणवत्ता पर, मतलब आपने ये फूल कैसे अरेंज किया है, इस चीज को ध्यान। आपने एक फूल, एक टहनी का प्रयोग किया है तब भी चलेगा, आप एक फूल का और एक पत्ती का प्रयोग किए तब भी चलेगा। तो वही कहा गया कि इसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया था, न कि इसकी मात्रा पे। फूल कैसा है, मतलब सॉफ्ट टेक्सचर वाला है कि हार्ड टेक्सचर वाला है, पत्तियां कैसी लगी हैं, उसका स्टेम है जो, मतलब उसमें जो डंठल यूज किया है वो कैसी है, उसमें क्या, तो आपकी क्वालिटी को इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्वालिटी ध्यान दिया जाता है। क्या ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी ध्यान दिया जाता है। क्या नहीं ध्यान दिया जाता है, तो क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी का ध्यान नहीं दिया जाता, इसका ध्यान नहीं दिया जाता, क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है। किस चीज का ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है। और किसमें, तो रेखीय पुष्प व्यवस्था की ये पहली शर्त है, ठीक है। आप समझ गए, देखिए आप इसे सी आकार भी कह सकते हैं, आप इसको अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं, ठीक है।
देखिए ये क्या है, ये देखिए रेखाओं का प्रयोग, सीधे सीधे रेखाओं का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखिए एल शेप, देख रहे हैं इसको, एल शेप का, एक यहाँ से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है, तो ये क्या है, एल शेप। वी शेप, देखिए ये वी शेप, देखिए वी शेप, समझ आ रहा है आपको। तो इसमें क्या है, रेखाओं का प्रयोग करके जो आकार दिया जाता है वही होता है ना, तो वही चीज़ों का प्रयोग है। दूसरी शर्त क्या है, तो रेखीय पुष्प व्यवस्था किस आकार की बनाई जानी है, इसकी योजना स्पष्ट रूप से अपनी विलक्षण कल्पना शक्ति द्वारा मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। नंबर तीसरे पे क्या है, रेखीय पुष्प व्यवस्था उथले फूलदान पात्र में केवल तारों के गुच्छे से ही बनाई जा सकती है। पुष्पों को मनवांछित दिशा देने में तार वायर सहायक होते। जब आप उथले, मतलब कहने का है कि जब आप उथले, आप क्या है उथले, जब पॉट का प्रयोग करोगे, ये उथला है, गहरा तो है नहीं कि उसमें जाके क्या होंगे होल्डर, मतलब जो ये स्टेम है, मतलब ये तनाएं जो है जाके सेट हो जाएंगी। ये क्या है, उथला सा पात्र है, देख रहे हैं उथला सा है, तो क्या होगा, ये गिर जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें तारों का उपयोग करना पड़ेगा इनको सेट करने के लिए। तो जिन तारों का आप उपयोग करेंगे, जिनमें ये डंठियाँ ऐसे ऐसे सेट होंगी, वो क्या होने चाहिए, वो दिखने नहीं चाहिए गुच्छे में की जानी पुष्पों में मनवांछित दिशा में तार। देखिए इसमें तार, इसमें क्या होते हैं, तार सहायक होते हैं। भाई उथला जब पात्र का प्रयोग करेंगे तो तार का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि गहरे, अगर आपका पात्र क्या है, गहरा है, तो उसमें आपके क्या है, जो ये होल्डर स्टेम है, जो आपकी पत्तियां, ये होल्ड हो सकती है, मतलब इन पात्र के सहारे टिक सकती है। लेकिन जब उथला पात्र रहेगा तो पात्र के सहारे उसकी जो डंठियां हैं वो नहीं टिक सकती हैं, उनके लिए क्या, तारों का उपयोग करना पड़ेगा। यही बात क्या कहिए, रेखीय पुष्प व्यवस्था में ध्यान रखने वाली है। और कैसे पात्र का, तो उथले फूलदान का प्रयोग किया जाता है, किसी भी कोण से व्यवस्था संभव बनाते। कौन बनाता, वायर, जो तार का प्रयोग कर रहे हैं। एल शेप दे दो, वी शेप दे दो, कोई भी शेप दे दो। क्यों तार का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हम उथली व्यवस्था कर रहे हैं, उथले पात्र का प्रयोग किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है, तो जो पुष्प व्यवस्था के प्रकार थे उसमें एक प्रकार है कौन सा, रेखीय पुष्प व्यवस्था, उसमें किया जा रहा है। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। रेखीय पुष्प व्यवस्था कैसे करें, क्वेश्चन मार्क, कि आप करें तो कैसे करें। तो उसमें पहला पॉइंट है, रेखीय पुष्प व्यवस्था करने से पूर्व सज्जाकर्ता को रेखीय डिजाइन की रूपरेखा मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। मतलब कहने का है कि जैसे आपको पुष्प व्यवस्था करनी है, आपने अपने मन बनाया कि मुझे रेखीय पुष्प व्यवस्था करनी है, लाइन वाली पुष्प व्यवस्था करनी है, रेखाओं का प्रयोग करके करनी है। रेखाओं का प्रयोग करके क्या ज्यामिति आकार बनता है, तो ज्यामिति जैसे त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, या एल शेप, वी शेप, कहने का मतलब इतना। तो आपको क्या करना है, पहले उसकी कल्पना अपने माइंड में बना लेनी कि मुझे वी शेप के आकार का अरेंज करना है, कि एल शेप के आकार करना है, कि अर्धचंद्राकार करना है, कि चंद्राकार करना है, कि सर्कल करना है। ये क्या है, इन चीज़ों का आपको पहले अपने माइंड में सेट कर लेना है। नंबर सेकंड है, किस तरह की रेखा बनाई जाए। मतलब वही चीज़ है कि आपको सिर्फ सेट करना है, त्रिभुज बनाना है, किसी बनाना, कि अब बनाना। तो बनेगा किससे ये, तो आपने जो पहले वायर का उपयोग कर रहे थे उसके ही साथ क्या होगी, ये चीज़ें बनेंगी, ये आकार बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पुष्प विन्यास की आकृति के अनुरूप ही फूलदान का चयन किया जाना चाहिए। रेखीय पुष्प व्यवस्था के लिए उथले फूलदान श्रेष्ठ होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार मार्क कर लेना कि रेखीय पुष्प व्यवस्था के लिए कैसे फूलदान अच्छे होते हैं, तो उथले होते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बता दिया आगे, उथले का प्रयोग करते हैं तो उसके मतलब हेल्प के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे वायर का प्रयोग करते हैं। वायर के द्वारा ही विभिन्न आकार देते हैं, ठीक है। उथले फूलदान ही श्रेष्ठ रहते हैं। यदि पुष्प व्यवस्था चौड़ी आकृति की जानी है तो चौड़े फूलदान की जरूरत पड़ती है। फूलदान की ऊंचाई एवं चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार टहनियों का चयन किया जाना चाहिए। सामान्यतः फूलदान की ऊंचाई एवं चौड़ाई से पुष्प व्यवस्था की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी 1.5 गुनी ज्यादा रखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहने का है फूलदान की ऊंचाई, फूलदान की ऊंचाई, फूलदान की ऊंचाई, फूलदान की चौड़ाई, ठीक है। कि पुष्प व्यवस्था कितनी होनी चाहिए, 1.5 गुनी ज़्यादा होनी चाहिए। आधा, आधा और इतना होनी चाहिए। आप वहाँ भी देखे थे क्या लिखा था पीछे, कि जितनी पात्र की ऊंचाई है, जितनी पात्र की ऊंचाई है और जितनी चौड़ाई है, दोनों को जोड़ने की, मतलब दोनों को ऐड करके उससे आधा और जोड़ देंगे। वही क्या होने से पुष्प विन्यास का एक मेजरमेंट होना चाहिए। और वही चीज़ यहाँ भी कही जा रही है कि 1.5 गुना ज़्यादा रखिए। अगर 1.5 गुना ज़्यादा होगा तो आप उसको टिक करना, ऑप्शन देख लेना। अगर होगा कि दोनों, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए आधा और जोड़ लेंगे, तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। यह अनुपात आकर्षण सज्जा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर है, रेखा की आकृति के अनुरूप ही टहनियों के आधार
तैयार किए जाते हैं। आपने जैसी रेखा बनाई, अगर आपको अर्धचंद्राकार बनाना है तो उसके अनुसार टहनियाँ तैयार करेंगे। तैयार किससे करेंगे? वही वायर की सहायता से। यह भी ध्यान रखें कि बाह्य रेखा की निरंतरता कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि ये रेखाएं ही व्यवस्था को गति देती है, उनकी लंबाई चौड़ाई गहराई को स्पष्ट करती हैं। हाँ, नंबर 6, हाँ, पुष्प सज्जा करते समय रंगों पर भी बल देना चाहिए। आपने देखा भी था आगे कि रंग इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आप हल्के रंग का प्रयोग करें, आपने देखा था ना कॉम्प्लीमेंट्री जो समीपवर्ती रंग योजना का कहने का मतलब, अगर लाल है तो उससे सटा हुआ ऑरेंज कलर। और आपने देखा था एक रंगी मोनोलॉगस रंग योजना में आपने क्या देखा था, तो एक ही रंग का टिंट और शेड प्रयोग करना चाहिए। मोनोलॉगस में आपने देखा था कि एक ही रंग का टिंट और शेड प्रयोग करेंगे। समीपवर्ती में लाल है तो ऑरेंज है तो ऐसे प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता, पूरक, कंट्रास्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि लाल है तो पीला, लाल है तो हरा, पीला है तो बैगनी, ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो रंग भी इसमें महत्वपूर्ण है और आपने तत्व में इस चीज को ध्यान दिया था। कौन कौन से तत्वों का पुष्प विन्यास में प्रयोग हो रहा था? तो रंग का प्रयोग हो रहा था। तो रंगों पर भी बल देना चाहिए। फूलदान का रंग, पुष्प सज्जा का रंग तथा जिस स्थान पर फूल सजा कर रखा है उनमें एकता एवं रूपता होनी जरूरी है, तभी आकर्षण, मनोहारी, अद्भुत छटा बिखेरने वाली पुष्प सज्जा बन सकती है। नेक्स्ट नंबर है, पुष्प व्यवस्था में खाली स्थान को भी पर्याप्त मात्रा देना चाहिए। सब है क्या? तो आप बताएंगे मैम ये तत्व है डिजाइन के क्या है? कला के तत्व हैं। रंग, खाली स्थान, ये सब क्या है? कला के तत्व हैं। और आपने यहाँ पे देखा अनुरूपता, एकता, ये क्या है? तो ये सिद्धांत है किसके? कला के। इस चीज़ को आप ध्यान देना बहुत अधिक। कभी मान लीजिए आपके ज्ञान आपको मतलब एग्जामिनर आपके नॉलेज को टेस्ट करे, मान लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन तथ्य वाले न दे और ऐसे उसने एक लाइन दे दिया और उसमें पूछ ले कि इसमें कला के सिद्धांत और तत्वों को अलग कर दीजिए, तो कैसे करेंगे? ऑप्शन ए बी ऐसे करके बना दे। तो एकता, अनुरूपता अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप बताएंगे कि ये सब क्या है? ये सब कला के सिद्धांत है। और रंग, खाली स्थान, ये सब क्या है? कला के तत्व हैं। बहुत अधिक फूलों पत्तियों को भर देने से सज्जा आकर्षण नहीं दिखती। आपको पता है ना खाली स्थान का महत्व होता है। ये क्या है? तो डिजाइन के तत्व हैं। उपसाधनों, सीप, शंख, स्टारफिश, पत्थर, कंकड़ आदि रखकर भी सज्जा को अत्यधिक आकर्षण बनाया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देखिए मैं आपको यहाँ तक बताई हूँ। अब नेक्स्ट है समूह शैली की पुष्प व्यवस्था। अब तक आपने रेखी देखी, कल मैं समूह से बताऊंगी और ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगी। जो शिंसो, हाइकी, ये सब जो जापानी पुष्प सज्जा, मोरीबाना, ये सब क्या होता है, सब अब मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी। और ये चैप्टर एक बार मैं आपको फिर आगे से खोल के रिवाइज करवा दूंगी। उसके बाद यूथ के जितने क्वेश्चन होंगे वो भी एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।